ये बात है साल 2016 की, जब कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का एक सुपरस्टार अपनी ही फिल्म को देखने बेंगलोर के एक थिएटर जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसी के शहर में उसी की इंडस्ट्री से ज़्यादा स्क्रीन्स बाहर की इंडस्ट्री की फिल्मों को मिली हुई है। ये देखने के बाद उसका दिल टूट जाता है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही उसका दर्द छलक आता है। मीडिया से बात करते हुए वो कहता है, जब मैं बेंगलुरु के सिनेमाघरों में जाता हूँ और देखता हूँ कि कन्नड़ फिल्मों से ज्यादा स्क्रीन गैर कन्नड़ फिल्मों को दी जा रही है, तो मुझे बहुत दुख होता है। हमें अपनी ही जमीन पर अपनी फिल्मों को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये फिल्म थी है बुली और उस सुपरस्टार का नाम था किच्चा सुदीप। इस बात को सुनकर पूरी इंडस्ट्री हैरान थी कि इंडस्ट्री का एक बड़ा सुपरस्टार ऐसे कैसे कह सकता है। लेकिन बात में सच्चाई थी। एक तरफ जहां बाहुबली जैसी फिल्मों में सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए जा रहे थे, वहीं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री पर कोई प्रोड्यूसर 50 करोड़ लगाने को भी तैयार नहीं था। उनका इशारा इस तरफ था कि कर्नाटक के लोग ही अपनी फिल्में छोड़कर बाहरी फिल्में देख रहे थे, जिससे एक्टर्स का कॉन्फिडेंस गिर रहा था। लेकिन वो ऐसा कहने वाले अकेले नहीं थे। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड माने जाने वाले लेट मिस्टर पुनीत राजकुमार ने भी ये कहा था कि बजट की कमी हमारी क्रिएटिविटी को रोक रही है। उन्होंने कहा कि सैंडलवुड में कहानियां तो बहुत है, लेकिन उन्हें पर्दे पर उतारने के लिए पैसा नहीं है। उनके हिसाब से इंडस्ट्री के आर्टिस्ट के पास विजन था, लेकिन जब वो प्रोड्यूसर से बड़े बजट की बात करते थे तो वो डर जाते थे। वो चाहकर भी वैसी ग्रैंड फिल्में नहीं बना पा रहे थे जैसी बाहुबली या रोबोट बनी, क्योंकि उनका मार्केट बहुत छोटा माना जाता था। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर, डायरेक्टर और राइटर रक्षित शेट्टी ने भी यही बात दोहराई थी और कहा था कि जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं कि ये सब नहीं चलेगा, कुछ मसाला या रीमेक लाओ। ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स के लिए माहौल बहुत ही नेगेटिव था। 90s और अर्ली 2000 में कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रीमेक कल्चर। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में तमिल, तेलुगु और यहाँ तक कि मलयालम फिल्मों की रीमेक इतनी होती थी कि इंडस्ट्री के ओरिजिनल स्क्रिप्ट राइटर्स ने दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट होना ज्यादा सही समझा। इसके फाइनेंशियल रीजंस थे। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों ने प्रोड्यूसर्स को रिटर्न देना कम कर दिया था। उस दौरान किसी भी फिल्म पर 10 से 15 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करने में प्रोड्यूसर्स घबराते थे। उनको लगता था कि इससे ज़्यादा की रिकवरी हो ही नहीं पाएगी। इसके लिए वो ऑलरेडी तमिल, तेलुगु और मलयालम मार्केट में हिट हो चुकी फिल्मों का फॉर्मूला अपनाते थे, उसको कन्नड़ा में बनाते थे और थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे। कायदे से ये एक कॉपी पेस्ट इंडस्ट्री बन चुकी थी। इस रीमेक कल्चर ने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की रेपुटेशन को बहुत बुरा डेंट किया था। 2018 में आई द विलेन नाम की कन्नड़ा फिल्म बजट के मामले में इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसका बजट 45 से 50 करोड़ का बताया जाता है। लेकिन इस फिल्म ने भी एवरेज ही परफॉर्म किया। प्रोड्यूसर्स के अंदर कन्नड़ा फिल्मों पर पैसे लगाने का कॉन्फिडेंस फिर से कम हो गया। लेकिन इसी साल सिर्फ 2 महीने बाद ही एक ऐसी फिल्म आई जिसने इस इंडस्ट्री को नए पंख लगा दिए। नाम था केजीएफ ने कई मायनों में पूरी इंडस्ट्री में एक बड़ा शिफ्ट लाया था। इसके कंटेंट, स्टाइल और म्यूजिक चॉइसेस को लेकर डिबेट हो सकती है, लेकिन ये बात तो एक फैक्ट है कि इसने लोगों के बीच में एक बड़ी जगह बनाई। इसके बाद से ही केजीएफ चैप्टर 2 ने तो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिला दिया। इसकी रिलीज से पहले कन्नड़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता था कि अगर उनकी फिल्मों की डबिंग होगी तो इससे लोकल टैलेंट्स को खतरा है। केजीएफ ने ठीक इसके उल्टा किया। उसने हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में डबिंग करवाई और पूरे इंडिया में रिलीज करवाई। जिन कन्नड़ा फिल्मों को खुद कर्नाटक में देखने लोग नहीं जाते थे, प्रशांत नील और यश ने ये तय किया कि उसे कर्नाटक से बाहर भी ले जाएंगे। इसकी सक्सेस के बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स में ये कॉन्फिडेंस आया कि डबिंग खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा बाजार है। इसने कन्नड़ा सिनेमा के लिए 1 वे ट्रैफिक को 2 वे बना दिया। इसने साबित किया कि अगर कंटेंट में दम है तो कन्नड़ा भाषा की कहानी भी दुनिया भर में डब होकर देखी जा सकती है। एक तरह से ये सबसे बड़ा गैम्बल था। जिन फिल्मों पर कोई 50 करोड़ भी नहीं लगाता था, इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रखा गया। ये अपने टाइम पर सबसे महंगी कन्नड़ा फिल्म थी, जो एक बहुत बड़ा रिस्क था। उस दौर में कन्नड़ा की सबसे बड़ी हिट फिल्में भी 40 से 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन बमुश्किल कर पाती थी। ऐसे में 80 करोड़ का बजट लगाना किसी पागलपन से कम नहीं था। अगर ये फिल्म पिट जाती तो न केवल हुम्बले फिल्म्स बर्बाद हो जाता, बल्कि सैंडलवुड अगले 10 साल तक बड़े बजट की फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उस समय भारतीय सिनेमा में कलरफुल और चमक धमक वाली फिल्मों का चलन था। बाहुबली ने एक ट्रेंड सेट कर रखा था, लेकिन प्रशांत नील ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने फिल्म को डार्क, डस्टी और ब्राउन टोन में रखा। सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने तो यहाँ तक किया कि कई सीन सिर्फ नेचुरल लाइट या बहुत ही कम लाइट में शूट किया। ये एक बड़ा रिस्क था, क्योंकि लोगों को लगा था कि फिल्म पर्दे पर काली और धुंधली दिखेगी, लेकिन कहानी ठीक इसके उलट थी। जहाँ साउथ इंडियन फिल्मों को एक यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल देखने को मिली थी, वहीं इसकी स्टोरी टेलिंग भी अलग थी। मसाला फिल्मों में कहानी आमतौर पर सीधी चलती है,
लेकिन केजीएफ में कहानी एक जर्नलिस्ट के इंटरव्यू के जरिए टुकड़ों में चलती है। इसमें इतने सारे किरदार और इतनी तेजी से कटने वाले शॉट्स थे कि मेकर्स को डर था कि आम दर्शक कहानी समझ पाएंगे या नहीं। लेकिन इस फास्ट पेस्ड एडिटिंग ने ही फिल्म को कल्ट बना दिया। आज पैन इंडिया वर्ड बहुत आम है, लेकिन 2018 में ये एक बहुत बड़ा जुआ हुआ करता था। यश खुद अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए मुंबई, दिल्ली और बाकी शहरों की गलियों में घूमे। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया कि एक कन्नड़ा एक्टर हिंदी बेल्ट में क्या कर लेगा, लेकिन यश को अपने कंटेंट पर भरोसा था। एक सबसे बड़ा रिस्क ये भी था कि केजीएफ शाहरुख खान की फिल्म जीरो से टकराई थी। आप लीप देखिए कि जिन फिल्मों का लोकल मार्केट में कोई सर्वाइवल नहीं था, वो हिंदी मार्केट के सबसे बड़े सुपरस्टार से उसी के मार्केट में भिड़ने चली आई थी। इसने रिटर्न दिया और ऐसा रिटर्न दिया कि प्रोड्यूसर्स मालामाल हो गए और देश को हुंबले प्रोडक्शंस के रूप में एक ऐसा स्टूडियो मिला जो रिस्क लेने के लिए तैयार था। केजीएफ के पहले पार्ट ने 250 करोड़ से ज्यादा कमाए। इसी सक्सेस को देखते हुए केजीएफ चैप्टर 2 के बजट को बढ़ा दिया गया और फिल्म का बजट 100 करोड़ हो गया। सोचिए कि जिस इंडस्ट्री में 10 करोड़ लगाने से भी प्रोड्यूसर घबराते थे, वहां एक सेकंड पार्ट के लिए 20 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करने को प्रोड्यूसर तैयार हो गए। इसके सेकंड पार्ट ने तो पूरे डायनेमिक्स ही बदल दिए। इसने 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। दोनों फिल्मों ने मिलकर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को 1500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके दे दिया था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 750% से भी ज्यादा का था। इसी फिल्म के सक्सेस के बाद हुंबले ने अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर लिया और अपना इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ का कर दिया, जो पैसा कांतारा और सालार जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर लगा। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जिसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। 90s और 2000 में जिन कन्नड़ा फिल्मों की सिचुएशन खराब थी, दरअसल हमेशा से ऐसा नहीं था। केजीएफ ने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोरी ही नहीं दिलाई, बल्कि उस इंडस्ट्री के उस खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाया जहां कन्नड़ा फिल्में एक जमाने में सत्यजीत रे की फिल्मों की तरह आर्टिस्टिक और क्रिटिकली अक्लेम्ड हुआ करती थी। इंडियन सिनेमा को क्लास सिखाने में कन्नड़ा इंडस्ट्री हमेशा आगे रही है। 70 और 80 के दशक में जब बॉलीवुड में बस नाच गाना चल रहा था, तब गिरीश कासारवल्ली और बीवी कारन जैसे दिग्गजों ने ऐसी फिल्में बनाई जो आज भी दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में सिखाई जाती हैं। इन लोगों ने दिखाया कि बिना तामझाम के सादगी के साथ समाज की कड़वी सच्चाई जैसे जातिवाद या गरीबी को पर्दे पर कैसे उतारा जाता है। उनकी फिल्म घटश्राद्ध को आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक गिना जाता है। कन्नड़ा सिनेमा ने ही भारतीय फिल्म जगत को दिमाग और गहराई दी, जिसकी वजह से दुनिया ने इंडियन सिनेमा को इज्जत की नजर से देखना शुरू किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्नड़ा इंडस्ट्री टेक्निकल रूप से बहुत ही एडवांस रही है। शंकर नाग जैसे आर्टिस्ट ने उस जमाने में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो बॉलीवुड सोच भी नहीं रहा था। उन्होंने ही मालगुडी डेज जैसा शो दिया जिसे पूरा भारत आज भी प्यार करता है। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने ही सबसे पहले दिखाया कि कम बजट में भी बेहतरीन कैमरे और साउंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। भारत की पहली सस्पेंस और जासूसी फिल्में भी यहीं से निकली। उन्होंने सिखाया कि फिल्म सिर्फ हीरो की बॉडी दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि कैमरा और एडिटिंग से भी जादू किया जा सकता है। आज जो आप कांतारा या केजीएफ में शानदार विजुअल्स देखते हैं, उसकी नींव बहुत पहले ही इन्हीं लोगों ने रख दी थी। इंडियन सिनेमा में कन्नड़ा सोसाइटी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने कभी अपने जड़ें नहीं छोड़ी। कर्नाटका का लिटरेचर बहुत ही रिच है। वहाँ के बड़े बड़े राइटर्स की कहानियों को फिल्मों में ढाला गया। महान नेता डॉक्टर राजकुमार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ कन्नड़ा फिल्मों में काम किया और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। उन्होंने सिखाया कि एक एक्टर सिर्फ एक स्टार नहीं होता, वो अपने कल्चर का रखवाला भी होता है। आज जब हम कांतारा में देवा कोला जैसी परंपरा देखते हैं, तो वो कोई नई चीज नहीं है। कन्नड़ा सिनेमा हमेशा से अपनी मिट्टी की खुशबू को पर्दे पर लाता रहा है। यही वजह है कि आज जब वो फिल्में पैन इंडिया रिलीज होती हैं, तो नॉर्थ इंडिया के लोगों को भी उनमें अपनी संस्कृति की झलक दिखती है, अपना कल्चर दिखता है। सच तो यह है कि केजीएफ ने सिर्फ रास्ता खोला, लेकिन चलने का हुनर तो इन इंडस्ट्री के पास हमेशा से था। आज यश जिस टॉक्सिक को लेकर आ रहे हैं, वो पॉसिबल ही इसीलिए हो पाया क्योंकि केजीएफ ने वो रास्ता बनाया। लेकिन उसी केजीएफ की परछाई से निकल पाना यश के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। टॉक्सिक में उनके फर्स्ट लुक के बाद किसी को राया नजर ही नहीं आया, बल्कि उसमें सबने पहले फ्रेम से ही रॉकी को देखा। यश की सक्सेस ही उनकी सबसे बड़ी चैलेंजर भी बनकर निकली है कि आखिर कैसे वो रॉकी के ऑरा से बाहर निकलेंगे। क्योंकि अगर ये भी केजीएफ जैसे ही निकलेगी तो लोग इसको देखने तो जरूर जाएंगे, लेकिन ये उस फॉर्मूले का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा जिसको पहले ही बाकी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइट कर चुकी हैं। बाकी गाइज, आपका इस पर क्या कहना है लिखकर बताना, और प्लीज अगर वीडियो को लाइक कर दोगे तो मजा ही आ जाएगा।